राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, 2016 में ये एक एक्ट आया जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ पर्सन्स विद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कहते हैं इसको, 2016। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ जो एक्ट था जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता था, वो उसका नाम था पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में वो आया था, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। ठीक है, और ये रिवाइज हुआ और इसका नाम बना आरपी, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। बात सही है या नहीं? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? अगर है तो आप बेझिझक होकर के बता सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां, तो अब हम क्या कहते हैं कि ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिसेबिलिटी से पहले व्यक्ति को लगाना है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड पर्सन नहीं बोलना है, पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रख रहे हैं हम, बच्चे की डिग्निटी को ध्यान में रख रहे हैं। व्यक्ति डिसेबल्ड नहीं हो गया, उसको डिसेबिलिटी हुई है, तो इसलिए डिसेबिलिटी से पहले पर्सन को यूज करते हैं, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी कह रहे हैं, डिसेबल्ड पर्सन नहीं कह रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अगर हम देखें यहाँ तो इसमें 7 डिसेबिलिटीज का जिक्र हुआ था, वो लिस्ट भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, यानी 7 दिव्यांगताएं जो इस लिस्ट में थी 1995 वाले एक्ट में। इसमें जो है आपकी 21 डिसेबिलिटीज हैं, यानी 21 दिव्यांगताएं हैं, 14 नई ऐड हुई हैं, 14 जो है वो नई ऐड हुई हैं। बात सही है? चलिए समझ लेते हैं। तो द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं उत्थान का, उसमें ये आता है। ठीक है, जो ये किसके द्वारा बनाया गया है ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, 2016, तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं उत्थान की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ही आता है। दिस एक्ट रिप्लेसेस द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, 1995 वाले एक्ट को ये रिप्लेस करता है, सिंपल बात। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017, भाई एक्ट बना 2016 में, लागू कब से हुआ? 15 जून 2017 से लागू हुआ। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में यदि हो रही है तो आप बता सकते हैं। ठीक, इसमें जो 1995 वाला एक्ट है उसके अंदर अगर हम देखें तो फुल पार्टिसिपेशन की बात हुई थी, यानी जिन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, बराबर के अवसर मिले, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन पीडब्ल्यूडी एक्ट में, कि जो लोग दिव्यांग हैं उनको इक्वल राइट्स मिले और उनको फुल पार्टिसिपेशन का मौका मिले। ठीक, ये 7 डिसेबिलिटीज उसमें थी, है ना, 7 डिसेबिलिटीज थी कि इन 7 डिसेबिलिटी में अगर मोर देन या एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी का एक सर्टिफिकेट है मेडिकल अथॉरिटी से आपके पास, तो वो डिसेबल्ड व्यक्ति इस लॉ का, इस पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लॉ का फायदा उठा सकता है। ठीक, ब्लाइंडनेस, यानी अगर एक व्यक्ति देख नहीं सकता तो ये ब्लाइंडनेस को इसमें काउंट किया गया था। लो विजन, एक मात्रा से ज़्यादा कम विजन है अगर, लेप्रोसी क्योर्ड, कुष्ठ रोग जिसको हम कहते हैं क्योर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में अगर किसी को दिक्कत है 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में हड्डियों से संबंधित विकार, मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू अगर बहुत कम है तो वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, 70 से नीचे के आईक्यू में हम ये इंक्लूड करते हैं। ठीक है मंतशा, पढ़ लो चुपचाप, नाराज मत हो। मेंटल इलनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो मेंटल इलनेस इसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी कुछ डिसऑर्डर्स जो सीवियर हैं वो शामिल हो जाते हैं, मोर देन 40% यदि हैं तो। ठीक है, ठीक है नज़मा, बहुत बढ़िया। कह रही हैं आपके अलावा किसी का समझ नहीं आता। तो ये 7 डिसेबिलिटीज़ हैं, 7 डिसेबिलिटीज़ हैं जो इसमें आएंगी। Unlike the 1995 Act, the new Act talks about accessibility. भाई 1995 वाले में क्या हुआ था? इक्वल पार्टिसिपेशन हो जाए और इनके राइट्स को भी हम प्रोटेक्ट कर पाएं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, यही बात हुई थी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, है ना, फुल पार्टिसिपेशन हो। अब यहाँ पे फुल पार्टिसिपेशन और इक्वल राइट्स की बात हुई थी, वहीं अगर आप 2016 वाले एक्ट की बात करते हो तो अनलाइक द 1995 एक्ट, द न्यू एक्ट टॉक्स अबाउट एक्सेसिबिलिटी। ये फुल पार्टिसिपेशन तो ठीक है, ये एक्सेसिबिलिटी की बात करता है। जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगहें हैं या कोई ऑफिस है, वहां हर एक व्यक्ति जो है जा सके। ठीक है ना।
अगर हम देखें यहाँ तो एक चीज हमें देखनी है, कोई बात नहीं, अच्छा है सरीना, हो जाएगा। डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशंस एटसेट्रा। कोई वोट डालने जाए तब भी ऐसा डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस होना चाहिए ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स में। सारी ही बिल्डिंग्स में व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति डिसेबल्ड है, हो सकता है कोई व्हील चेयर पे जाता हो, कोई बैसाखी पे जाता हो, किसी को कोई और समस्या हो, तो हर व्यक्ति वो बिल्डिंग्स में, चाहे लिफ्ट हो, रैंप हो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना है, सिस्टम में चेंज करना है, बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए, समायोजन करने के लिए बच्चे का आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाने हैं। बात सही है? तो ये एक बात है जो यहाँ पे कही गई है कि डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस हो। अ पाथ ब्रेकिंग फीचर ऑफ द न्यू एक्ट इज द इंक्रीज इन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 3% टू 4%। यानी 3% यदि गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन था पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, तो हाँ बिल्कुल सरेश, ये प्रॉपर नोट्स है, वो कंपैरिजन नहीं है ना, कंपैरिजन नहीं है। वो हिंदी मीडियम वाले बेचारे, उनको जिनको दिक्कत ज़्यादा होती है, वो वहाँ स्ट्रगल करते हैं, उन्हें लगता है हाँ ठीक है, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं है क्वालिटी का। तो ठीक है शैलेश, तो अ पाथ ब्रेकिंग फीचर ऑफ द न्यू एक्ट इज द इंक्रीज इन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 3% टू 4%। 3% से बढ़ा करके 4% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन हो जाए। किनका? जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या व्यक्ति हैं। पर्सन्स विद एटलीस्ट 40% ऑफ अ डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स। ये जो बेनिफिट्स हैं इस एक्ट के, वो कम से कम 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी की मात्रा होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे हल्का सा कम दिखता है तो इस एक्ट में आ जाऊंगी, है ना। मोर देन 40% और एटलीस्ट 40% जो है डिसेबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है। वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल। यानी अगर इस एक्ट में जो भी बातें कही गई हैं वो पूरी नहीं होती हैं, उल्लंघन किया जाता है इस एक्ट का, है ना, बच्चे को वो सारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं जो इस एक्ट में कहे गए हैं, तो ये पनिशेबल ऑफेंस बन जाएगा, है ना, ये दंडनीय अपराध है इस एक्ट का अगर उल्लंघन किया जाता है तो। न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन। यानी जो नई दिव्यांगताएं हैं वो भी ऐड की जा सकती हैं नोटिफाई करके। यानी 21 डिसेबिलिटीज हैं, 21 में कल को अगर किसी को समझ में आता है कि यार ये 2 डिसेबिलिटीज और थी जिनको ऐड किया जाना चाहिए था, जैसे 1995 वाले एक्ट में एसिड अटैक विक्टिम्स की का जिक्र नहीं है, ड्वार्फिज्म, बोनापन का जिक्र नहीं है, तो उसको इसमें ऐड कर लिया गया। अब इसमें भी नई डिसेबिलिटीज को ऐड किया जा सकता है नोटिफिकेशन दे करके। पोलिंग स्टेशन होते हैं जहां आप वोट डालने जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी पब्लिक प्लेस की बात यहाँ पे हुई है कि ऐसा पब्लिक प्लेस को आप बनाइए कि वहाँ डिसेबल्ड व्यक्ति भी जा सके। इसलिए आप देखते हैं मेट्रो स्टेशन है तो वहाँ आपके एक्सेलरेटर हैं या एस्केलेटर हैं और सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ लिफ्ट भी है ना। एक मेट्रो में भी अलग से एक जगह है जहाँ एक व्यक्ति अगर व्हील चेयर से जाता है तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का साइन बना होता है ना, सीट्स पे भी साइड में जगह है तो कोई व्हील चेयर अपनी वहाँ रख सकता है या बैठ सकता है। ऐसी बसेस में भी होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति चढ़ पाए। आपकी स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग, उनमें रैंप हो बजाय कि इस चीज़ के सीढ़ियाँ ही हैं, तो वो व्यक्ति जो डिसेबल्ड है किसी भी फॉर्म में अलग अलग तरीके से उसके लिए एक्सेसिबिलिटी हो पाए, वहाँ पे ब्रेल लिपि हो, है ना। लिफ्ट वगैरह में भी तो ईजी हो जाएगा व्यक्ति के लिए मूव करना। देखिए ये जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। 21 डिसेबिलिटीज हैं टोटल, ये पूरी 21 की 21 डिसेबिलिटीज की लिस्ट है। बहुत ज़्यादा इसको देख करके परेशान नहीं होना है, इसके रट्टे नहीं लगाने। मुख्य मुख्य जो इसमें थोड़े से ज़्यादा डार्क दिख रहे हैं वो आपको ध्यान रख लेने हैं, बाकी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक। जैसे ब्लाइंडनेस पहले भी थी अभी भी है, लो विजन पहले भी था 1995 वाले में अभी भी है, लेप्रोसी क्योर्ड पहले भी था अभी भी है, हियरिंग इंपेयरमेंट पहले भी था अभी भी है, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग यानी सुन नहीं सकता व्यक्ति या फिर बहुत कम सुन सकता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी पहले भी थी, चलने फिरने हड्डियों से संबंधित जो समस्या होती है उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। मोटर का मतलब ये मूवमेंट, चलने फिरने से संबंधित समस्या। ड्वार्फिज्म, बोनापन, ये नया ऐड हुआ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन और इस तरह के। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, है ना, ओसीडी है और भी कई सारे, ऑटिज्म खुद है, एडीएचडी है, ये सब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आते हैं, एएसडी बोलते हैं इसको। सेरेब्रल पाल्सी, ब्रेन में ऑक्सीजन अगर जन्म के समय ना मिले तो सेरेब्रल पाल्सी की दिक्कत हो जाती है। दिमाग और शरीर दोनों, आपने अनुष्का शर्मा को देखा होगा जीरो मूवी में, या स्टीफन हॉकिंग को, आई थिंक उनको तो कुछ कॉम्प्लेक्स सा था, बट ये वाले लोग फिर व्हील चेयर पे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा इनका ब्रेन काम करता है लेकिन इनको ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स जो है प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाई हैं। डिस्ट्रोफी मतलब क्षयन हो रहा है मसल्स का, तो ये भी आपको थोड़े से पतले दुबले से लोग दिखेंगे, अभी हम आगे दिखाएंगे फोटो। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, कई सारी नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस बोलते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। ओ गॉड सॉरी, एक मिनट रुकना यार।
ओएल वो आपकी इच्छा है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि वीओडी देखना ही देखना है। एक आध टॉपिक आपके पास एक्स्ट्रा समय हो, जैसे आरटीई हो गया, एनसीएफ हो गया, वो देख सकते हो। एनईपी हो गया 2020, ये क्योंकि आ नहीं रहे हैं तो इस बार मैंने नहीं कराए और समय इस बार कम मिला था, लेकिन वीओडी में डलवा दिए हैं, तो एक्स्ट्रा समय अगर किसी के पास है तो वो देख सकता है। नहीं, लो आईक्यू ऑटिज्म नहीं होता है ना, वो फिर रिटार्डेडनेस में जाएगा। ऑटिज्म का मतलब ये नहीं है कि बच्चे दिमाग काम नहीं करता। ऑटिज्म हुआ, लर्निंग डिसेबिलिटीज हुई, डिसलेक्सिया, ये सब, एडीएचडी, एवरेज और अबव एवरेज बच्चे को भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है गर्म पानी है भाई, ऐसा नहीं है कि ये जो है आईक्यू की कमी होती है कोई इन बच्चों में, ऑटिज्म वाले में, या एडीएचडी में, या फिर ये लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उनमें। ठीक, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आप जानते हैं डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ये जो जितनी भी पिछली बार हमने पढ़ी थी, ये सब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। मल्टीपल स्लेरोसिस, ये ब्लड संबंधित प्रॉब्लम है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी बच्चे को है। थैलेसीमिया ब्लड है, हीमोफीलिया ब्लड से संबंधित है। सिकल सेल डिजीज भी ब्लड से ही संबंधित है, कि आपकी ब्लड सेल्स जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो सिकल यानी दराती के जैसा शयन हो जाता है, वो बहुत ही पतली चपटी हो जाती हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, यानी एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी यदि है, बच्चे को सुनने में भी दिक्कत है, सुन भी नहीं पाता, डेफ भी है और ब्लाइंड भी है, देख भी नहीं पाता, तो समझ रहे हो, फिर आपको दिक्कत होगी। मतलब एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो गई। एसिड अटैक विक्टिम्स, जो छपाक मूवी आई थी अभी अनुष्का उनकी, दीपिका पादुकोण की, जो बनी है लक्ष्मी के ऊपर, जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। ठीक, पार्किंसंस डिजीज, ये बुढ़ापे में होती है जनरली, इसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है ना। कोई आपकी आवाज़ चेंज लग रही है। हाँ, आई एम नॉट डूइंग वेरी वेल फिजिकली, मेंटली तो खैर स्ट्रांग ही हूँ, तो चल पा रहा है, वो भी ऊपर नीचे होता है लाइफ में, देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज तो मैंने रेस्ट ही किया है, ये तो आपकी क्लास लगवा दी है। देखिएगा, तो फिजिकल डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकल डिसेबिलिटी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी आती है, चलने फिरने से संबंधित। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ये भी फिजिकल है ना। सेरेब्रल पाल्सी, इसमें फिजिकल मूवमेंट में दिक्कत आती है, व्हील चेयर पर मिलेगा व्यक्ति। डॉर्फिज्म, बोनापन, ये भी इसी में आएगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स आपकी बहुत ही शयन है, पतली हैं। एसिड अटैक विक्टिम्स, ये सब किससे, फिजिकल डिसेबिलिटी का पार्ट है। इन्हीं 21 को अलग अलग कैटेगरी में बांट करके रख दिया गया है। विजुअल इंपेयरमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, ये विजुअल इंपेयरमेंट में आ जाएगा। स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी आपकी जो हमने बात की थी कि स्पीच से संबंधित और जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ आ जाएंगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें हियरिंग इंपेयरमेंट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, सुन नहीं सकता व्यक्ति और बोलने में भी दिक्कत है, और सुनने में भी दिक्कत है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये सब इंटेलेक्चुअल में आ जाएंगी। अब मेंटल बिहेवियर, न्यूरोलॉजिकल, ब्लड डिसऑर्डर, ये सारे एक लिस्ट है अपनी, मेंटल इलनेस की, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल, मल्टीपल स्लेरोसिस की, पार्किंसंस डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ब्ला ब्ला ब्ला। वो वही लिस्ट है, इसके रट्टे नहीं लगाने, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ये आती हैं, ये 21 डिसेबिलिटीज आपके इस पूरे उसमें, क्या कहते हैं इसको, लिस्ट में। हाँ, सुषमा कह रही है मुझे भी फेशियल पाल्सी हो गया है, एक साइड फेस का काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये देखिए, ये सब जो है जीवन के ना अपने अपने चैलेंजेस हैं, किसके सामने, यही बात हम पिछली बार कर रहे थे कि कब क्या आ जाए वो पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों पेपर का लेवल सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेवल क्या, सिलेबस सेम ही है। ठीक है, तो उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी कल हम और भी बातें करेंगे, जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। हाँ, पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन खूब आते हैं, रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर होके। थैंक यू श्वेता। चलिएगा, खैर, तो जब एसिड अटैक विक्टिम की हम बात कर रहे हैं, तो ये आप देख ही रहे हैं, लक्ष्मी का उदाहरण है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स का क्षयन हो गया है, पार्किंसंस डिजीज बुढ़ापे में होती है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। अब जैसे ये पार्किंसंस डिजीज है, तो आपसे दुश्मनी हो पेपर में तभी पूछ सकता है, लिस्ट पूछ लेगा आपसे, डिटेल्स नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बच्चों को नहीं मिलेगी आपको जनरली, है ना, बच्चों के केस में नहीं मिलेगी पार्किंसंस डिजीज। बात सही है। बात सही है या नहीं है, ये बताओ मुझे आप। देखो, रिवीजन कर लोगे ना अच्छे से, और जो नोट्स दिए हुए हैं वो पढ़ लोगे। भाई की तबीयत कैसी है? नसरीन है, अभी कर रहे हैं मैनेज, पहले से थोड़ी सी बेटर है, दवाई की डोज बढ़ी है। पार्किंसंस डिजीज़ की हम बात कर रहे थे।
चले, चलिए कल मॉर्निंग में क्लास है। नहीं, मॉर्निंग में तो नहीं लूँगी मैं, मेरी क्लास कभी जनरली होती नहीं है मॉर्निंग में, इवनिंग में ही होगी या आफ्टरनून में कम से कम भी तो। ठीक है, तो ये है कहानी। बहुत रेयर चांस है कि हो जाए मॉर्निंग में। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आपका डिसलेक्सिया वगैरह, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, तो डेफ एंड डम या साइन लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ अगर कई सारी एक साथ हो गई हैं, जैसे या दो से उस अधिक, देखने में और बोलने में दोनों में दिक्कत है, डेफ ब्लाइंडनेस है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गया। थैलेसीमिया ब्लड रिलेटेड है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस नर्वस सिस्टम से संबंधित हैं, मेंटल इलनेसेस हैं ही आपका, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये वो, ब्लाइंडनेस, लेप्रोसी क्योर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये हम ऑलरेडी इन पे चर्चा कर चुके हैं, ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी बहुत नया है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी आपका नर्वस सिस्टम से संबंधित है। हीमोफीलिया, सेरेब्रल पाल्सी, सिकल सेल डिजीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, है ना, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डॉर्फिज्म यानी बोनापन। अब इनको पहचानने की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, या दिव्यांगता को पहचानने की प्रारंभिक रणनीतियां, विकलांगता तो आजकल हम नहीं बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, एक तो टीचर जो है ऑब्जर्व करके आपको दिख रहा है एक बच्चा स्ट्रगल करता है लिखने में, उसकी कॉपी देख के पता लग रहा है कि वो जो है कुछ भी लिखता है, आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, पढ़ने में भी दिक्कत है, लिखने में भी दिक्कत है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको डिस्ग्राफिया हो सकता है या डिसलेक्सिया हो सकता है। तो आप आपका जो ईवीजीसी काउंसलर होगा स्कूल का, उसके पास जा सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकते हैं, उसके पेरेंट्स से बात करके जो है ये आप उसको आगे देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ ना बन जाए कल को, है ना। तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे, इसलिए आप ये सारे लक्षण पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्जर्व करना एक तरीका है कि टीचर ऑब्जर्व करेगा इन सब लक्षणों का, टीचर को पता होगा, पढ़ के गया होगा पेपर देके, तो वो पहचान पाएगा क्लास में ये सब लक्षण। ठीक। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, उसके माध्यम से भी उसमें सवाल पूछे जाते हैं कुछ, या एक दो चीज़ें होंगी वो कराई जाएंगी, तो उससे पता लग जाएगा। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो कि अगर सेम पैटर्न बार बार आप देख रहे हैं ये बच्चा जो है उछलता कूदता ही रहता है, इधर उधर भागता रहता है, या फिर रिपीट करता रहता है चीज़ों को, तो आप पैटर्न देखेंगे कि एक आध बार कोई चीज़ हुई है तो ठीक है, लेकिन एक बच्चा है जो हर हर बार ही उसको कुछ भी देखना पड़ता है बोर्ड पे, तो हर बार खड़े होना पड़ता है। भाई एक आध दो बार ऐसा हो सकता है कि आपने छोटा लिख दिया हो या बच्चा पीछे बैठा हो, लेकिन एक बच्चा जो बार बार खड़े होकर ही देखता है, उसको ठीक से, इसका मतलब उसकी आईसाइट में दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते एक्सेप्ट कि उनके बच्चों को ऑटिज्म है या और डिसेबिलिटीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं। तनवीर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम शायद एज अ कंट्री कई बार फेल हो रहे होते हैं, इतनी अवेयरनेस ही नहीं है डिसऑर्डर्स को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के उतनी अवेयरनेस ही नहीं है जितनी बुखार को लेके भी है ना, समझ रहे हो आप। तो ये है कहानी। आईक्यू टेबल की अगर हम बात करेंगे तो ये हमने इंटेलिजेंस में डिस्कस किया होगा। आईक्यू टेबल में जनरली आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी होती हैं, जैसे 0 to 24 मतलब इडियट बिल्कुल सबसे कम आईक्यू है यहाँ पे। ठीक है ना। अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करते हैं तो 70 to 79, 70 से 79 का आईक्यू। नॉर्मल और एवरेज होता है 90 से 110 या 90 to 109। जीनियस का आईक्यू है 140 प्लस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 130 प्लस भी गिफ्टेड हो जाता है। हाँ मोनालिशा, ठीक। तो ये तीन चार चीज़ें हैं। अब अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर लाइन से नीचे वाले जो हैं वो फेस करते हैं आपका मेंटल रिटार्डेशन या एमआर की कैटेगरी में आते हैं। अलग अलग कैटेगरी हैं एमआर में भी, यानी जो ये 50 से 69 की अलग है, 25 से 49 की अलग है। ये हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, भाई कुछ भी नहीं, अगर बच्चा बार बार बोर्ड के पास आके देखना पड़ रहा है तो हो सकता है उसकी आईसाइट ही वीक हो, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत वैसे वाली ना भी हो तो, है ना। बहुत बढ़िया वैष्णवी, औरंगाबाद से देख रही हैं, बहुत अच्छा स्कोर है शरीक, अगर 120 आ रहे हैं तो पेपर में। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, अब बौद्धिक अक्षमताओं के टाइप की बात कर लेते हैं। इन अर्ली ईयर्स विद दोज विद एमआर मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यूज टू बी जज्ड बाय आईक्यू लेवल। तो आईक्यू लेवल के हिसाब से पहले जज किया जाता था। अब उसमें ये एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन, तीन कैटेगरी है मेंटल रिटार्डेशन की, है ना, मानसिक रूप से मंदता की, ईएमआर, टीएमआर और सीएमआर। ईटीसी से याद रख सकते हो। एडुकेबल मेंटल रिटार्डेशन बेसिक, आप थोड़ा बहुत इनको पढ़ा सकते हो, 50 से 69। ट्रेनेबल, इनको ट्रेन करना पड़ेगा, खाने पीने के लिए भी, रहने के लिए भी, 35 से 50 वाला आईक्यू है। फिर सी है ईटीसी में कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन। कस्टोडियल बोले तो आईक्यू बिलो 25। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। 4 लेवल्स ऑफ एमआर मेंटल रिटार्डेशन के, 4 लेवल, जैसे वो ईटीसी था कि एडुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल। ठीक, ऐसे ये 4 अलग हैं। माइल्ड
मेंटल रिटार्डेशन 50 से 70 आईक्यू के बीच, मॉडरेट 35 से 50 के बीच, सीवियर 20 से 34, प्रोफाउंड आईक्यू बिलो 20. तो द आईक्यू रेंज बिटवीन 71 to 85 इज कंसिडर्ड टू बी बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस. बॉर्डर लाइन हम 71 से 85 को मानते हैं. ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन, एक सर्टेन हाइट से कम अगर हाइट है 4 फीट और समथिंग, उसमें कुछ एक क्राइटेरिया है, तो आप ड्वार्फिज्म की कैटेगरी में आते हैं. प्रोफाउंड जो है अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो वो 20 से कम आईक्यू, सीवियर है तो 20 से 34, मॉडरेट है तो 35 से 50. ये आईक्यू रेंज है. जनरली आपके पेपर में आज तक पूछा नहीं गया है, बट हमें पढ़ना होता है ना, कि हमें पता होना चाहिए. मेंटल एज कुछ सवालों से पता लगेगी आपके साइकोलॉजिस्ट के की हेल्प से. ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें और हैं जो मुझे आपको बतानी है. जैसे आपकी एक क्वेश्चन आता है इस पे कि वो बच्चे जो, हाँ देखो, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डेप्राइव्ड चिल्ड्रन. अब ये देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस और डेप्राइव्ड चिल्ड्रन होते क्या हैं. डिसएडवांटेजेस और डेप्राइव्ड. डिसएडवांटेज का मतलब है, डिसएडवांटेज का मतलब है क्या, कि बच्चा जो है अलाभान्वित स्थिति में है, अलाभान्वित स्थिति में है. यानी जो बेसिक लाभ लोगों को मिलते हैं वो भी नहीं मिल पाए हैं इसको. समझ रहे हैं आप बात. कोई बात नहीं मीनाक्षी, रातों को समय निकालिए, नोट्स पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है तो वो 50 पेज के नोट्स दिए हुए हैं शॉर्ट में. लूंगी मंतशा. तो डिसएडवांटेजेस अलाभान्वित, यानी ऐसी पोजीशन में जहां लाभ मिल ही नहीं रहा है, कोई किताब कॉपी भी देने को तैयार नहीं है, या अलग अलग तरह से डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है. एक ऐसे जाति समूह या जेंडर से आते हैं जिन्हें पढ़ाने को तैयार नहीं है समाज, तो डिसएडवांटेजेस पोजीशन हो गई. ठीक. डेप्राइव्ड क्या है, वंचित. तो लगभग ये दोनों ही डिसएडवांटेजियस और डेप्राइव्ड सिचुएशन का मतलब है जिनको वंचित रखा गया है खाने से, पीने से, समाज में इज्जत से, है ना. वो बच्चे जो मूव करते रहते हैं, ट्राइब्स होती हैं कई सारी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही करती रहती हैं साल भर, तो उनके बच्चे कहाँ स्कूल में जाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे उनको. वो जाते भी हैं तो उनको शायद उस तरह से इंक्लूड नहीं करते बाकी लोग, क्योंकि उनकी भाषा के आधार पे, उनके पहनावे, उनके रिसोर्सेज के आधार पे, तो ये बच्चे क्या हो गए, वंचित हो गए, डेप्राइव्ड या डिसएडवांटेज्ड समूह के हो गए. तो इन बच्चों को भी तो हमको पढ़ाना है, तो आपको उनको भी एक्सेप्ट करना है क्लास में. अपने बच्चों के साथ इस तरह का डिस्कशन करना है कि हर बच्चा सीख सकता है. वो डाइवर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ावा देना है, एम्ब्रेस करना है. इस बच्चे को भी अलग थलग नहीं महसूस कराना है, वो भी सीख सकता है. बात सही है नहीं. तो ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हो सकते हैं, यानी पहली पीढ़ी के अधिगमकर्ता जिनके पीढ़ियों में कभी किसी ने पढ़ाई नहीं की. हाँ, आईक्यू को हम आजकल बहुत अच्छा तरीका नहीं मानते वानी, बिल्कुल एमआर को भी वो करने का, बट आपके काम का नहीं है वो उतना ज़्यादा. आई अंडरस्टैंड अंजनी. हाँ, जैसे महिलाओं के केस में तो वो बहुत बार डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे होती हैं, कि अभी बता रही हैं अंजनी, खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चे भी हैं. मीनाक्षी कहने मैं भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, 15 साल बाद पढ़ाई शुरू की है ना. अब जितना बोझ महिलाओं पे है उतना बोझ पुरुषों पे नहीं है उस तरह से. ये सच्चाई है, कई लोगों को कड़वी लगेगी. ठीक. कई लोगों को लगे नहीं घर में ही तो रहना है. भाई बाहर सिर्फ एक काम करना है, उनको पैसे कमा के लाने हैं, बाकी उतना बड़ी टेंशन है ही नहीं कोई. और मैं तो ये कह ही सकती हूँ सिर्फ पैसे कमा के लाने, क्योंकि मैं कमा चुकी हूँ. बहुत कम परसेंटेज में जितने लोग वहां आते हैं उस स्तर पे, तो ये तो नहीं कहेंगे कि बाकी बात कोई और कुछ, मतलब इसमें क्वेश्चनेबल नहीं है ये चीज. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे पैदा करना, उनका ध्यान रखना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सपोर्ट है नहीं पढ़ने के नाम पे महिलाओं को, है ना. तो ये आप में से कितने लोग यहाँ लिखते रहते हैं, जब कोई भी महिला अगर केंद्रीय विद्यालय का पेपर पास कर रही है, हमारे हैं लर्नर्स, उनके केस में जिम्मेदारियां ज्यादा हैं. वो महिला जिनके या तो मैरिड हैं या घर में भी हाथ, नॉर्मल जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी ज्यादा बटाती हैं लड़कों की तुलना में. तो उस स्थिति में वो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे हो गई, बहुत लाभान्वित स्थिति नहीं है. वो पढ़ना है पढ़ लो, नहीं तो शादी कर देगी. ये डिसएडवांटेजियस पोजीशन है एक तरह की. ठीक है ना. बच्चा संभालना है, ये वो 50 चीजें हैं. तो अगर हम देखें और हेल्प है नहीं उस तरह से, कोऑपरेशन नहीं है, तो ये डिसएडवांटेजियस पोजीशन है. पहली पीढ़ी का अधिगम करता, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, जिसकी जनरेशंस में कोई नहीं पढ़ा है, जिसकी पीढ़ियों में कभी कोई नहीं पढ़ा है, तो उसको वो सपोर्ट घर से उस तरह का नहीं मिल पाएगा जिनके घर में माँ बाप पढ़े लिखे हैं, है ना. जैसे मैं बचपन में रहती थी, मेरी मामी जी उतनी पढ़ी हुई थी कि वो मुझे टेबल वगैरह पढ़ा देती थी, है ना, चीजें सिखा देती थी, आ से अनार, आ से आम, वो सारा बेसिक जो पढ़ाई है वो स्कूल से घर पे देख लेती थी.
स्कूल के बाद, इतना भी सपोर्ट बहुत होता है, या उनको वैल्यू है उस पढ़ाई की। जहां कोई पढ़ाई नहीं है, बहुत कम लोग वैल्यू कर पाते हैं, और हेल्प तो है ही नहीं कि बच्चा कहीं अटक रहा है तो उसको मदद दे दें, वो तो मिलेगा ही नहीं, नहीं बी ही है सिर्फ नाजरुल। तो ये कहानी है कि पहली पीढ़ी के जो अधिगम करता है उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत कई बार पड़ सकती है, उनको भी आपको क्लास में एज अ टीचर इंक्लूड करना है। डिसएडवांटेजेस को भी, डेप्राइव्ड को भी, जेंडर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे, अगर कोई लड़की पढ़ रही है तो उसका सेल्फ एस्टीम से लेके सोसाइटी में उसका स्ट्रगल ज्यादा है, तो उसको बढ़ावा देना, वो इक्विटी बेस्ड है, वो इक्विटी बेस्ड है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही। अब इसमें मैं ये कहीं से भी नहीं कह रही हूँ कि लड़कों की स्ट्रगल नहीं है, लाइफ में सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं, है ना, लेकिन समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो विविधताओं वाले बच्चों को या वंचित समूह वाले बच्चों को भी आपको क्लास में इंक्लूड कराना है। दूसरा आता है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज और इम्पेयरमेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लर्निंग डिफिकल्टीज, डिसलेक्सिया, ये सब, इन सारे बच्चों को भी, डिसकैलकुलिया, इन बच्चों को भी आपको इंक्लूड करना है। इम्पेयरमेंट होता है फंक्शनली या फिजिकली कोई चीज, मान लीजिए एक हाथ नहीं है बच्चे का, है ना, आंख में दिक्कत है ही नहीं, साइट ही नहीं है, विजन नहीं है, ठीक, तो ये फिजिकल होता है इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी जिसकी वजह से वो काम ना कर पाए, फंक्शनल। और हैंडीकैप होता है जो समाज बना देता है, मजाक उड़ाना और वट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरुष कह रहे हैं फेमिनिस्ट, कोई भी लॉजिकल इंसान फेमिनिस्ट ही होगा आज की दुनिया में, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, है ना। मैं तो उस लेवल पे देखती हूँ चीजें जहां ये सब टैग्स की जरूरत ही ना पड़े। जेंडर, मैं जहां से देखती हूँ वहां से जेंडर न्यूट्रलिटी उतनी ज्यादा है कि जरूरत ही ना हो। क्यों देखना है जेंडर किसका क्या है, आप इंसान को इंसान की तरह देखो, उसकी क्षमताओं को देखो, जहां जरूरत हो कोऑपरेशन मिले, बात खत्म हो जाए, ये सब बंटवारे की जरूरत ही ना पड़े। बट हम अभी उतने तैयार ही नहीं है ना, वो तो बहुत आगे की बात हो गई। 30 साल बाद पढ़ाई कर रही हूँ, 1995 के बाद, वाह किरण जी कमाल। चेष्टा कहनी है रोटी बनाते हुए क्लास ले रही हूँ आपकी, रोटी सेकते हुए, देख लीजिए आप। एड्रेसिंग विद टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, तो टैलेंटेड बच्चे जो किसी विशेष क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रिएटिव कुछ नया बना रहे हैं, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स जिनको कोई दिक्कत है फिर भी साथ में सीख रहे हैं, है ना। स्पेशली एबल्ड लर्नर्स आपके, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हों, चाहे वो आपके विजुअली इम्पेयर्ड हों, चाहे वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, कोई भी हो, नॉर्मल से जो अलग है वो स्पेशल कैटेगरी में हम डाल देंगे। एनसीएफ डलवा दिया है आपको वीओडी में, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं तो इस बार कराया नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड वाले सेशन में जाएंगे, सेक्शन में जाएंगे, खुद से पढ़ लेंगे। डलवा चुकी हूँ मैं, है ना, अपलोड हो चुका है। कुलसुम, आई अंडरस्टैंड कुलसुम। तो ये कहानी है आपकी जो इसमें हमने पढ़ी है। कुल मिला के आपको बच्चे को सेंटर में रखना है जब भी आप जवाब दे रहे हैं, सिस्टम में चेंज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना है, ना कि बच्चे में कोई परिवर्तन आप कर सकते हैं, बच्चे की नीड के हिसाब से चलना है। सेंटर में क्या है, चाइल्ड, एकोमोडेट करना है सिस्टम को बच्चे को फिट करने के लिए, ठीक है। देख लो सारी महिलाएं लिख रही हैं अभी कि जॉब के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है, पति के भी कपड़े भी वही दे रही हैं, खाना भी वही बना रही हैं, तो एक्स्ट्रा लोड है। वो पढ़ लें तो उनका एहसान मानो कि भाई कितना संघर्ष, 10x ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आप नॉर्मल केस में देखेंगे महिलाओं और पुरुषों के बीच में, एक जगह तक पहुंचने के लिए। एनीवे शबाना, कल आप रेगुलर की जो है बात ऐसी है कि ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ खत्म होता है। हमारी लास्ट यूनिट बची हुई है, उसमें छोटी 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 चीज़ें हैं, और वो हम कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगवा के और वो सिलेबस जो है आपका ख़त्म करा दूंगी, ठीक है। तो फिर आपका कल सीटेट का सिलेबस जो है ख़त्म हो जाएगा। 31 तारीख भी है कल, मैंने आपको कहा भी था। मैं हॉस्पिटल से देख रहा हूँ, शेख अल्ताफ़ कह रहे हैं, बिल्कुल। देखो लाइफ तो सभी के लिए टफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंडर वाइज ही टफ है, बट ज़्यादा टफ समाज बना देता है जब सपोर्ट उस तरह का नहीं होता। अभी शुरू कर दें, नहीं नहीं, आज ये छोटा ही रखा हुआ था मैंने सेशन, तबीयत भी थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। आज तो मैं बहुत एग्जॉस्टेड ही थी, तो मैंने ऑफलाइन क्लास की भी छुट्टी की हुई थी, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी आज कुछ नहीं कराऊंगी मैं, आज बस वो यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस आया है वो डिस्कस कराऊंगी। हाँ नज़्बा, नहीं इसमें मेरी नहीं, कोई भी पढ़ा लिखा समझदार इंसान वो इसमें साइड लेना नहीं है, ये इक्विटी है, नीड है कि अगर कोई महिलाओं की पोजीशन नहीं समझ पा रहा समाज में और इवन दुनिया में भी ज़्यादातर जगह पे, तो इसका मतलब अभी उसको समझ कम है।
इसमें कोई डिबेटेबल बात ही नहीं है। ये इसलिए नहीं मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद फीमेल हूँ, वो तो एक ठीक है, उसमें आप ज़्यादा महसूस कर सकते हो, ज़्यादा क्लोजली देख सकते हो चीज़ें, लेकिन अगर कोई मेल भी है और थोड़ी भी समझ रखता है ना, तो वो सेम बात ही कहेगा आपको। वो थोड़ी समझ की दिक्कत है। अब कोई ज़बरदस्ती हट ही कर ले या समझना ही ना चाहे तो वो तो फिर उसका तो कोई अंत नहीं है ना। तो ऐसी सी कहानी। अब किसी का कोई डाउट हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आज की क्लास इतनी ही थी। ये छोटा सा टॉपिक था जो हमें कंप्लीट करना था, मैंने इसीलिए आज कंप्लीट कराया है इसको, कि कल की क्लास में ये यहाँ से शुरू ना करें, हम नया टॉपिक एकदम जो नई यूनिट है उसको फटाफट करते हुए चलें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितनी भी देर लगेगी। ठीक है।